दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हर रोज अरबों जीव एक साथ ऊपर नीचे आते जाते हैं, जहां अंधेरा इतना गहरा है कि आपको अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा, और जहां का दबाव इतना ज्यादा है कि एक इंसान एक सेकंड में चकनाचूर हो जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि यही जगह पूरी मानव जाति को एक्सटिंक्शन से बचा रही है, आपकी हर सांस को संभव बना रही है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो जगह कहां है? वो जगह है ओशन ट्वाइलाइट जोन, समुद्र का वो रहस्यमय हिस्सा जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, जिसके बारे में हम चांद से भी कम जानते हैं, लेकिन जो इस ग्रह के क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। आज मैं आपको ले जाऊंगा समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे, उस दुनिया में जहां एलियन से भी ज्यादा अजीब क्रीचर्स रहते हैं, जहां ग्रेविटी डिफाइंग माइग्रेशंस होते हैं, और जहां एक इनविजिबल कार्बन वॉर चल रही है जो तय कर रही है कि आने वाली जनरेशंस के लिए यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है रोंगटे खड़े कर देने वाला। जब भी हम समुद्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नीला पानी, लहरें, बीचेस, डॉल्फिन्स, शार्क्स, है ना? लेकिन दोस्तों, ये तो बस समुद्र की ऊपरी परत है, एक थिन लेयर जिसे हम सनलाइट जोन या एपिपेलाजिक जोन कहते हैं। यहां सूरज की रोशनी आती है, फोटोसिंथेसिस होता है, और ज्यादातर मरीन लाइफ यहीं पाई जाती है। लेकिन असली मिस्ट्री शुरू होती है जब आप इससे नीचे जाते हैं। समुद्र को साइंटिस्ट ने 5 जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर है सनलाइट जोन, 0 से 200 मीटर्स तक। फिर आता है हमारा आज का हीरो, ट्वाइलाइट जोन या मेसोपेलाजिक जोन, 200 से 1000 मीटर्स की गहराई तक। इसके नीचे है मिडनाइट जोन यानी बैथीपेलाजिक, फिर एबिसल जोन, और सबसे गहरा हैडल जोन, जहां मारियाना ट्रेंच जैसी जगहें हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ ट्वाइलाइट जोन की, क्योंकि ये जोन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो शायद हम में से कोई भी यहां होता ही नहीं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ट्वाइलाइट जोन है क्या चीज। इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र में गोताखोरी कर रहे हैं। पहले 10 से 20 मीटर तक तो सब कुछ क्लियर दिखता है, सनलाइट साफ आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, रोशनी कम होती जाती है। 50 मीटर पर आपको लगेगा जैसे शाम हो गई हो। 100 मीटर पर अंधेरा और गहरा हो जाता है, और जब आप 200 मीटर की डेप्थ क्रॉस करते हैं, तब आप ऑफिशियली एंटर कर जाते हैं ट्वाइलाइट जोन में। यहां सूरज की रोशनी तो आती है, लेकिन इतनी कम कि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि सिर्फ 1% से भी कम सनलाइट यहां तक पहुंच पाती है। ये वो ईरी डिम लाइट होती है, जैसे रात में जब क्लाउड्स हों और दूर कहीं से थोड़ी सी मूनलाइट आ रही हो। और 1000 मीटर्स के बाद तो कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है, एक परमानेंट नाइट जहां कभी सुबह नहीं होती। अब सवाल उठता है कि इतने अंधेरे में, इतनी गहराई में क्या जीवन पॉसिबल है? और दोस्तों, यहीं पर आती है सबसे शॉकिंग बात। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ट्वाइलाइट जोन में अर्थ की सबसे ज्यादा फिश बायोमास रहती है। आप सुन रहे हैं ना ये बात? जितनी मछलियां पूरे सरफेस ओशन में हैं, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ इस ट्वाइलाइट जोन में। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक यहां लगभग 10 बिलियन टन्स फिश बायोमास है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन ये क्रीचर्स सरवाइव कैसे करते हैं इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में? यहां 3 बड़ी चैलेंजेस हैं। पहली, बेयरली कोई लाइट नहीं है। दूसरी, टेम्परेचर करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, बेहद ठंडा। और तीसरी, वाटर प्रेशर। हर 10 मीटर्स की डेप्थ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। मतलब 200 मीटर्स पर प्रेशर 20 गुना ज्यादा है सी लेवल से, और 1000 मीटर्स पर 100 गुना। ये इतना है कि अगर एक नॉर्मल इंसान बिना किसी प्रोटेक्शन के यहां आए तो उसका शरीर तुरंत क्रश हो जाएगा। तो नेचर ने इन क्रीचर्स को कैसे डिजाइन किया है? पहली बात, इनके बॉडीज में स्पेशल प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो हाई प्रेशर में भी काम करते हैं। कुछ फिश की बोन्स बेहद फ्लेक्सिबल होती हैं, कुछ की बॉडीज में जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है बायोलुमिनेसेंस।
हाँ दोस्तों, ट्वाइलाइट जोन के लगभग 90% क्रीचर्स अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस की मदद से अपने शरीर से नीली हरी रोशनी निकालते हैं। कुछ इसे शिकार अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कुछ प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, कुछ मेटिंग सिग्नल्स के लिए और कुछ तो कैमोफ्लाज के लिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर क्रीचर एक लिविंग लैंटर्न है, डार्कनेस में ग्लोइंग करता हुआ। यहां आपको मिलेंगी लैंटर्न फिश, छोटी छोटी मछलियां जिनके पूरे शरीर पर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं। हैचेट फिश जो बिल्कुल चांदी की तरह चमकती हैं और उनका शरीर इतना थिन है कि आर पार देखा जा सकता है। वाइपर फिश जिसके दांत इतने बड़े और शार्प हैं कि वो अपना मुंह बंद भी नहीं कर पाती पूरी तरह। और ड्रैगन फिश जो अपनी आंखों से रेड लाइट एमिट करती है। समुद्र में सिर्फ वही और उसका शिकार रेड लाइट देख सकते हैं, बाकी सबके लिए ये इनविजिबल है, एक परफेक्ट स्टेल्थ प्रेडेटर। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग चीज यहां होती है हर दिन, और उसे कहते हैं डियल वर्टिकल माइग्रेशन यानी डीवीएम। दोस्तों, ये पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा एनिमल माइग्रेशन है और 99% लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं। हर रात जब सूरज डूबता है तो ट्वाइलाइट जोन के बिलियंस ऑफ क्रीचर्स ऊपर सरफेस की तरफ स्विम करना शुरू करते हैं। कुछ सिर्फ 100 से 200 मीटर्स ऊपर आते हैं, कुछ पूरे 1000 मीटर्स का सफर तय करते हैं। ये टाइनी कोपेपॉड से लेकर बड़ी स्क्विड्स तक सब करते हैं। वो क्यों आते हैं? खाना खाने। सरफेस पर फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन होते हैं जिन्हें ये खाते हैं, और जब सुबह होने लगती है तो ये सब फिर से वापस नीचे ट्वाइलाइट जोन में चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत क्यों, हर दिन हजारों मीटर ऊपर नीचे? इसकी वजह है सेफ्टी। सरफेस पर बड़े प्रेडेटर्स हैं, शार्क, ट्यूना, डॉल्फिन, जो दिन में आसानी से इन छोटे क्रीचर्स को देखकर खा सकते हैं, लेकिन रात में अंधेरे में ये रिलेटिवली सेफ रहते हैं। और ट्वाइलाइट जोन में दिन में बड़े प्रेडेटर्स इन्हें ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वहां इतना अंधेरा है। साइंटिस्ट ने जब पहली बार सोनार से इस माइग्रेशन को डिटेक्ट किया था तो उन्हें लगा कि समुद्र के बीच में कोई सी फ्लोर आ गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में क्रीचर्स एक साथ मूव कर रहे थे कि सोनार पर एक सॉलिड लेयर दिख रही थी। इसे डीप स्कैटरिंग लेयर या डीएसएल कहते हैं, और ये लेयर हर रात ऊपर आती है और हर सुबह नीचे चली जाती है, जैसे ओशन की धड़कन हो। अब तक तो हमने बात की ट्वाइलाइट जोन के क्रीचर्स की, लेकिन असली गेम चेंजर है वो चीज जो यहां कंटिन्यूअसली नीचे गिरती रहती है, मरीन स्नो। दोस्तों, मरीन स्नो कोई एक्चुअल स्नो नहीं है, ये टाइनी पार्टिकल्स की कंटिन्यूअस रेन है जो सरफेस से ट्वाइलाइट जोन और उससे भी नीचे गिरती रहती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये मरीन स्नो क्या है और ये कैसे पूरी धरती को बचा रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। तो मरीन स्नो एक्चुअली है डेड प्लैंक्टन, फिश पूप, म्यूकस और टाइनी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का मिक्सचर जो धीरे धीरे ऊपर से नीचे सिंक करता रहता है। ये दिखने में बिल्कुल स्नोफ्लेक्स की तरह लगता है अगर आप अंडर वाटर देखें। कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि नीचे पहुंचने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं, और कुछ बड़े क्लम्प्स घंटों में ही 1000 मीटर्स नीचे पहुंच जाते हैं। और ये मरीन स्नो है क्या? ट्वाइलाइट जोन के ज्यादातर क्रीचर्स के लिए मेन फूड सोर्स, क्योंकि यहां कोई प्लांट्स नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो एनर्जी कहां से आएगी? ऊपर से। सरफेस पर फाइटोप्लैंक्टन सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करता है, फिर ज़ूप्लैंक्टन उसे खाता है, फिर छोटी फिश उसे खाती हैं, और जब ये सब मरते हैं या वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो नीचे गिरता है। ट्वाइलाइट जोन के क्रीचर्स इसी को खाते हैं। लेकिन यहीं आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपको पता नहीं होगी। ये मरीन स्नो सिर्फ फूड नहीं है, ये एक मैसिव कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो अर्थ क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे। हर साल सरफेस ओशन के फाइटोप्लैंक्टन एटमॉस्फेयर से लगभग 50 बिलियन टन्स CO2 एब्जॉर्ब करते हैं।
ये उतना ही है जितना अमेज़न रेन फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है। जब ये फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करते हैं अपने बॉडीज में। अब जब ये मरते हैं और मरीन स्नो बनकर नीचे गिरते हैं तो वो कार्बन भी उनके साथ नीचे चला जाता है। ट्वाइलाइट जोन में क्रीचर्स इस मरीन स्नो को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर कार्बन रिच वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो और भी नीचे सिंक करता है। कुछ कार्बन क्रीचर्स की बॉडीज में स्टोर्ड रहता है। जब ये क्रीचर्स मरते हैं तो उनकी बॉडीज भी नीचे सिंक करती हैं और इस तरह कार्बन जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता वो समुद्र की गहराइयों में लॉक हो जाता है हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल कार्बन पंप कहते हैं और ट्वाइलाइट जोन इसका सेंट्रल हब है। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि ओशन ट्वाइलाइट जोन में लगभग 6 बिलियन टन्स कार्बन हर साल स्टोर होता है। अगर ये मैकेनिज्म ना होता तो एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स आज से 50% ज्यादा होते। मतलब ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा एक्सेलरेटेड होती, टेम्परेचर्स और भी ज्यादा बढ़ते, आइस कैप्स तेजी से मेल्ट होते, सी लेवल्स और भी तेजी से राइज करते। इसे समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अब तक ह्यूमंस ने लगभग 400 बिलियन टन्स CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज किया है। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स मेजर करें तो वो सिर्फ 240 बिलियन टन बढ़ा है। बाकी 160 बिलियन टन गया कहां? लगभग आधा ओशंस ने अब्सॉर्ब कर लिया और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ट्वाइलाइट जोन की वजह से डीप ओशंस में स्टोर हो गया। तो लिटरली ओशन ट्वाइलाइट जोन एक जायंट कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है, एक इनविजिबल शील्ड जो हमें क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी से बचा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था 1950 से 60 तक। अब चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कुछ फैसिनेटिंग क्रीचर्स में जो यहां रहते हैं। मैंने आपको लैंटर्न फिश के बारे में बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैंटर्न फिश पूरी अर्थ पर सबसे अबंडेंट वर्टिब्रेट है? हाँ, ह्यूमंस नहीं, चिकन्स नहीं, रैट्स नहीं, लैंटर्न फिश। साइंटिस्ट का अनुमान है कि ओशन में करीब 660 मिलियन टन्स लैंटर्न फिश हैं। ये इतनी ज्यादा संख्या है कि अगर सारी लैंटर्न फिश को एक जगह रख दें तो उनका वजन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा होगा। ये छोटी मछलियां जो यूजुअली 2 से 3 इंचेस लंबी होती हैं, ट्वाइलाइट जोन की बैकबोन है। हर रात ये बिलियंस की संख्या में सरफेस पर आती हैं, ज़ूप्लैंक्टन खाती हैं और फिर सुबह होने से पहले वापस जाती हैं। और इनका यही माइग्रेशन पैटर्न पूरे ओशन फूड वेब को सपोर्ट करता है। ट्यूना, स्वॉर्डफिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स सब कहीं ना कहीं इन लैंटर्न फिश पर डिपेंडेंट हैं। फिर है वैम्पायर स्क्विड। जी हाँ, इसका नाम वाकई वैम्पायर स्क्विड है, लेकिन ये खून नहीं पीती बल्कि मरीन स्नो खाती है। इसकी 8 आर्म्स हैं जिन पर हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो मरीन स्नो को ट्रैप करते हैं। और सबसे क्रीपी पार्ट, जब ये थ्रेटेंड फील करती है तो अपने आर्म्स को अंदर की तरफ मोड़ लेती है एक अम्ब्रेला की तरह और अपने बॉडी से बायोलुमिनेसेंट म्यूकस निकाल देती है जो प्रेडेटर को ब्लाइंड कर देता है। गल्पर ईल, इसका मुंह इतना बड़ा है कि अपने बॉडी साइज से कई गुना बड़ा शिकार निगल सकती है। इसका जॉ अनहिंज हो सकता है सांप की तरह और स्टमक इतना एक्सपैंडेबल है कि जैसे बलून हो। क्योंकि ट्वाइलाइट जोन में खाना मिलना रेयर है तो जब मिले तो जितना हो सके खा लो, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। ग्लास स्क्विड, इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट है, ऑलमोस्ट इनविजिबल। आप इसके अंदर के ऑर्गन्स देख सकते हैं। ये परफेक्ट कैमोफ्लाज है ट्वाइलाइट जोन के डिम लाइट में। लेकिन इसकी आईज बिल्कुल ओपेक हैं और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आंखें दिख जाती हैं तो नेचर ने क्या किया, इसकी आईज के नीचे लाइट ऑर्गन्स दिए जो एग्जैक्टली उतनी लाइट एमिट करते हैं जितनी ऊपर से आ रही होती है, क्रिएटिंग अ परफेक्ट काउंटर इल्यूमिनेशन। जीनियस, इजंट इट? स्टॉप लाइट, लूज जॉ। ये फिश रेड बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करती है जो ओशन में एक्सट्रीमली रेयर है। क्यों? क्योंकि रेड वेवलेंथ्स पानी में सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए ज्यादातर डीप सी क्रीचर्स रेड लाइट देख ही नहीं सकते। उनके लिए रेड मीन्स इनविजिबल।
तो ये फिश लिटरली एक इनविजिबल फ्लैशलाइट यूज करती है अपने प्रे को देखने के लिए, और प्रे को पता भी नहीं चलता। बैरल आई फिश, इसकी आंखें लिटरली ट्रांसपेरेंट डोम के अंदर हैं। इसका सिर पूरी तरह सी थ्रू है और आंखें ऊपर की तरफ पॉइंट करती हैं। ये ऊपर देखकर अपने प्रे की सिलुएट डिटेक्ट करती है डिम लाइट में। साइंटिस्ट को डेकेड्स लग गए ये समझने में कि ये फिश एक्चुअली कैसे काम करती है। अब बात करते हैं कुछ और बड़े प्लेयर्स की। जायंट स्क्विड, हाँ, वो लेजेंडरी क्रीचर जिसके बारे में सेलर्स सदियों से कहानियां सुनाते आए हैं। ये एक्चुअली ट्वाइलाइट जोन में रहता है। इसकी लेंथ 40 से 45 फीट तक हो सकती है और आईज एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी। ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी आईज हैं। क्यों? क्योंकि ट्वाइलाइट जोन में जरा सी भी लाइट को कैप्चर करना जरूरी है। और फिर है स्पर्म व्हेल। ये दुनिया का सबसे बड़ा टूथड प्रेडेटर है। ये सरफेस से नीचे डाइव करता है 2000 से 3000 मीटर तक और अपनी सांस 90 मिनट तक रोक सकता है। ये जायंट स्क्विड का शिकार करता है ट्वाइलाइट जोन में। साइंटिस्ट ने स्पर्म व्हेल्स के शरीर पर जायंट स्क्विड के सकर मार्क्स देखे हैं। इसका मतलब नीचे अंधेरे में एपिक बैटल्स होती हैं जिन्हें कोई इंसान कभी नहीं देख पाया। जेलीफिश भी हैं यहाँ, लेकिन वो छोटी क्यूट जेलीफिश नहीं जो आप एक्वेरियम्स में देखते हैं। लायंस मेन जेलीफिश के टेंटिकल्स 100 फीट लंबे हो सकते हैं। और अटोला जेलीफिश जो जब अटैक्ट होती है तो अपने बॉडी से बायोल्यूमिनेसेंट अलार्म सिग्नल्स भेजती है, जैसे बर्गलर अलार्म हो, ताकि बड़े प्रेडेटर्स अट्रैक्ट हों जो उसके अटैकर को खा जाएं। ये एक एक्चुअल स्क्रीम फॉर हेल्प स्ट्रैटेजी है। लेकिन दोस्तों, अब आती है वो बात जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। हमने देखा कि ट्वाइलाइट जोन कितना इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, ओशन फूड वेब के लिए, पूरे मरीन इकोसिस्टम के लिए। लेकिन ये जोन अब खतरे में है। पहला थ्रेट है कमर्शियल फिशिंग। क्योंकि सरफेस ओशन में फिश स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं, फिशिंग कंपनीज अब ट्वाइलाइट जोन पर नजर गड़ा रहे हैं। खासकर लैंटर्न फिश को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रोसेस करके फिश मील और फिश ऑयल बनाया जाता है जो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में यूज होता है और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स में। लेकिन यहां समस्या यह है कि लैंटर्न फिश रिप्रोड्यूस बहुत स्लोली होती हैं कंपेयर टू सरफेस फिश। अगर इन्हें इंडस्ट्रियल स्केल पर हार्वेस्ट किया गया तो पॉपुलेशन क्रैश हो सकता है। और क्योंकि ये पूरे ओशन फूड वेब का बेस है, इनका क्रैश मतलब पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स। ट्यूना, बिलफिश, मरीन मैमल्स सब अफेक्ट होंगे। दूसरा थ्रेट है ओशन वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और ये ट्वाइलाइट जोन को भी अफेक्ट कर रहा है। वार्मर वाटर में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होती है और जैसे जैसे सरफेस वाटर गर्म होता है वो एक बैरियर क्रिएट करता है जो ऑक्सीजन को नीचे ट्वाइलाइट जोन तक पहुंचने से रोकता है। साइंटिस्ट ने पाया है कि पिछले 50 इयर्स में ओशन की ऑक्सीजन कंटेंट में 2% की कमी आई है। ये नंबर छोटा लगता है, लेकिन ये कैटास्ट्रोफिक है। कुछ एरियाज में तो ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स या डेड जोन्स बन गए हैं जहां मरीन लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। और जब ऑक्सीजन कम होती है तो ट्वाइलाइट जोन के क्रीचर्स को ऊपर माइग्रेट करना पड़ता है जहां ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन ऊपर ज्यादा लाइट है, ज्यादा प्रेडेटर्स हैं। तो ये क्रीचर्स एक कैच 22 सिचुएशन में फंस जाते हैं। नीचे सफोकेट होंगे, ऊपर ईटन होंगे। तीसरा थ्रेट है ओशन एसिडिफिकेशन। एटमॉस्फेयर से जब ओशन CO2 एब्जॉर्ब करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे ओशन का pH कम होता है, मतलब ज्यादा एसिडिक होता है। पिछले 200 इयर्स में ओशन की एसिडिटी 30% बढ़ चुकी है। एसिडिक वाटर में क्रीचर्स जिनके शेल्स या एक्सोस्केलेटन्स हैं, जैसे टेरोपॉड्स, जो मरीन स्नो का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उन्हें अपने शेल्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये शेल्स डिसॉल्व होने लगते हैं और अगर ये टाइनी क्रीचर्स अफेक्टेड हुए तो पूरा फूड चेन अफेक्टेड होगा। चौथा थ्रेट है प्लास्टिक पोल्यूशन। हम सब जानते हैं कि ओशन में प्लास्टिक की भरमार है, लेकिन जो हम सरफेस पर देखते हैं वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माइक्रोप्लास्टिक्स, टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स
मरीन स्नो के साथ नीचे सिंक कर रहे हैं ट्वाइलाइट जोन में। साइंटिस्ट ने पाया है कि ट्वाइलाइट जोन के कई क्रीचर्स की गट में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। ये प्लास्टिक्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज कर सकते हैं, और क्योंकि ये क्रीचर्स माइग्रेट करते हैं और खाए जाते हैं, ये प्लास्टिक्स पूरे फूड चेन में ट्रैवल कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम ह्यूमंस तक पहुंच रहे हैं जब हम सी फूड खाते हैं। पांचवा थ्रेट है डीप सी माइनिंग। ओशन फ्लोर में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल हैं। कई कंपनीज अब परमिशन मांग रही हैं डीप सी माइनिंग की, लेकिन माइनिंग ऑपरेशन से सेडिमेंट डिस्टर्ब होगा जो ट्वाइलाइट जोन में फ्लोट करेगा, क्रीचर्स को अफेक्ट करेगा और हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होंगे जिन्हें रिकवर होने में डेकेड्स लगेंगे, अगर रिकवर हो तो सवाल उठता है हम क्या कर सकते हैं। पहली बात अवेयरनेस। जितना हमने आज सीखा ट्वाइलाइट जोन के बारे में, उतना शायद 90% लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि ये इनविजिबल वर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सपोर्ट रिसर्च। ट्वाइलाइट जोन अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। WHOI यानी वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की एक प्रोजेक्ट है, ओशन ट्वाइलाइट जोन प्रोजेक्ट, जो स्पेसिफिकली इसी जोन को स्टडी कर रही है। ऐसी रिसर्च को फंडिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तीसरी बात, सस्टेनेबल सी फूड चॉइसेस। जब भी आप फिश खरीदें, चेक कीजिए कि वो सस्टेनेबली सोर्स्ड है या नहीं। ओवरफिशिंग को सपोर्ट मत कीजिए और जैसे ही ट्वाइलाइट जोन फिशिंग कमर्शियल बने, उसका विरोध कीजिए। चौथी बात, प्लास्टिक रिडक्शन। हर प्लास्टिक आइटम जो हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, अल्टीमेटली ओशन में जा सकता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स अवॉइड कीजिए, रिसाइकल कीजिए और जहां पॉसिबल हो रीयूजेबल ऑल्टरनेटिव्स यूज कीजिए। पांचवी बात, क्लाइमेट एक्शन। ओशन वार्मिंग और एसिडिफिकेशन का मेन कॉज है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी आवाज उठाइए। गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज को प्रेशर डालिए कि वो ट्वाइलाइट जोन को प्रोटेक्ट करें। यूएन में अभी डिस्कशंस चल रहे हैं हाई सीज ट्रीटी पर, जो इंटरनेशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कीजिए। अब मैं आपको कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताता हूं जो शायद आपको और भी ज्यादा अमेज्ड कर दें। क्या आप जानते हैं कि ट्वाइलाइट जोन में जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो इतना कॉमन है कि साइंटिस्ट इसे लिविंग लाइट शो कहते हैं। अगर आप किसी तरह वहां जा सकें और लाइट्स ऑफ करें तो चारों तरफ सिर्फ ग्लोइंग क्रीचर्स दिखेंगे, जैसे अंडर वाटर गैलेक्सी हो। और ये बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट भी है। ये ऑर्गेनिजम्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो 100% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई हीट वेस्ट नहीं होता। कंपेयर कीजिए इसे हमारे लाइट बल्ब से, जो सिर्फ 10% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं, बाकी हीट में वेस्ट हो जाती है। साइंटिस्ट्स अब इसी प्रिंसिपल को यूज करके बेटर एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्वाइलाइट जोन ने मेडिकल साइंस को भी बहुत कुछ दिया है। उदाहरण के लिए जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन है जिसे साइंटिस्ट लैब में यूज करते हैं सेल्स को मार्क करने के लिए, वो ओरिजिनली एक जेलीफिश से आया था। इस डिस्कवरी के लिए 2008 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो लिटरली ट्वाइलाइट जोन के क्रीचर्स हमारी डिजीजेस को समझने और क्योर करने में मदद कर रहे हैं। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, ट्वाइलाइट जोन में कुछ फिश की आईज इतनी सेंसिटिव हैं कि वो सिंगल फोटोन डिटेक्ट कर सकती हैं। फोटोन लाइट की सबसे छोटी यूनिट है। इसका मतलब है कि ये क्रीचर्स प्रैक्टिकली डार्कनेस में भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट इसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बेटर नाइट विजन और लो लाइट कैमरास डेवलप कर रहे हैं। ट्वाइलाइट जोन के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीज शायद यही है कि हम अभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हर एक्सपीडिशन में नई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं। 2021 में एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया कि ट्वाइलाइट जोन में एस्टिमेटेड 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हो सकती हैं, जिनमें से हमने सिर्फ 10% को ही आइडेंटिफाई किया है अब तक। ये वो जोन है जहां इवोल्यूशन ने सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं।
जहां लाइफ ने प्रूव किया है कि वो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी फ्लरिश कर सकती है, जहां अंधेरा है लेकिन लाइफ अपनी खुद की लाइट क्रिएट करती है, जहां प्रेशर क्रशिंग है लेकिन क्रीचर्स थ्राइव करते हैं, जहां फूड स्केर्स है लेकिन इकोसिस्टम बैलेंस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जोन हमें याद दिलाता है कि हम इस प्लैनेट के बारे में कितना कम जानते हैं। हम मार्स एक्सप्लोर करने चले जाते हैं लेकिन अपने ही ओशन की डेप्थ्स में क्या है वो नहीं जानते। We've mapped more of the moon's surface than our own ocean floor. लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स जो महीनों तक ट्वाइलाइट जोन में रह सकती हैं और डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स जो हमें रियल टाइम में दिखा सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डीएनए टेक्निक्स जो पानी के सैंपल से ही बता सकते हैं कि वहां कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, और सबसे एक्साइटिंग, मानव ऑपरेटेड सबमर्सिबल्स जो साइंटिस्ट को डायरेक्टली ट्वाइलाइट जोन में ले जा सकते हैं। जेम्स कैमरन जो फेमस फिल्म मेकर हैं, उन्होंने 2012 में मैरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी पॉइंट तक सोलो डाइव की थी। ऐसे और मिशंस प्लान हो रहे हैं, तो फ्यूचर में हम और ज्यादा डिस्कवर करेंगे ट्वाइलाइट जोन के बारे में। हम समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज इसे एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट कर रहा है। हम पता लगाएंगे कि इसके क्रीचर्स से कौन सी मेडिसिन्स, टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सकती हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस जोन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्वाइलाइट जोन की प्रोटेक्शन सिर्फ मरीन लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं है, ये हमारी अपनी प्रोटेक्शन है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये जोन हमारी हर सांस को पॉसिबल बनाता है, हमारे क्लाइमेट को स्टेबल रखता है, हमारे ओशन फूड वेब को सपोर्ट करता है। अगर ट्वाइलाइट जोन कोलैप्स हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक होंगे। कार्बन जो अभी ओशन डेप्थ्स में स्टोर्ड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। फिश पॉपुलेशंस क्रैश हो जाएंगी, अफेक्टिंग बिलियंस ऑफ लोगों जो सी फूड पर डिपेंडेंट हैं। ओशन का पूरा केमिस्ट्री बदल जाएगा, क्रिएटिंग अ डोमिनो इफेक्ट जो पूरे प्लैनेट को अफेक्ट करेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अभी भी टाइम है। ट्वाइलाइट जोन अभी भी रिलेटिवली प्रिस्टीन है, रिलेटिवली अनटच्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज से। अगर हम अभी एक्शन लें, रिसर्च करें, प्रोटेक्ट करें, सस्टेनेबली मैनेज करें, तो हम इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी जर्नी की है जो हमें ले गई समुद्र की सतह से हजारों मीटर्स नीचे, एक एलियन वर्ल्ड में, जहां डार्कनेस है लेकिन लाइफ है, जहां प्रेशर क्रशिंग है लेकिन ब्यूटी है, जहां कोल्ड है लेकिन एक्टिविटी है। हमने देखा कि कैसे टाइनी क्रीचर्स अपनी लाइट से डार्कनेस को इल्यूमिनेट करते हैं, कैसे बिलियंस ऑफ जीव हर रात एक सिंक्रोनाइज्ड माइग्रेशन करते हैं, कैसे मरीन स्नो कार्बन को ट्रैप करके हमारे प्लैनेट को बचाता है। हमने समझा कि ओशन ट्वाइलाइट जोन सिर्फ एक जियोग्राफिकल जोन नहीं है, ये एक वाइटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे प्लैनेट का। ये एक ट्रेजर ट्रोव है बायोडाइवर्सिटी का। ये एक लेबोरेटरी है जहां एवोल्यूशन ने अपने मोस्ट क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और ये एक रिमाइंडर है कि हमारी अर्थ अभी भी मिस्ट्री से भरी हुई है, अभी भी वंडर्स से भरी हुई है। तो अगली बार जब आप ओशन देखें तो सिर्फ सरफेस को मत देखिए, सोचिए उसके नीचे क्या है। सोचिए उन बिलियंस ऑफ क्रीचर्स के बारे में जो अभी इसी मोमेंट में थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स नीचे अपनी मिस्टीरियस लाइव्स जी रहे हैं। सोचिए उस इनविजिबल कार्बन पंप के बारे में जो साइलेंटली काम कर रहा है, हमारे क्लाइमेट को स्टेबल रख रहा है। और याद रखिए, व्हाट हैपेंस इन द ट्वाइलाइट जोन डजंट स्टे इन द ट्वाइलाइट जोन। ये हम सबको अफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव ओशन ट्वाइलाइट जोन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसी फैसिनेटिंग साइंस वीडियोस लेकर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि ट्वाइलाइट जोन के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या वो बायोलुमिनेसेंट क्रीचर्स थे, या वो मैसिव वर्टिकल माइग्रेशन, या फिर कार्बन पंप मैकेनिज्म?
मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और मिस्टीरियस ओशन जोन्स के बारे में वीडियोस बनाऊं, जैसे मिडनाइट जोन, एबिसल जोन या हैडल जोन, तो कमेंट में यस लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अमेज्ड और हमारे ओशन को प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।